12th class students, my name is CS Payal Popli and I welcome you to ACE Academy. देखिए, आज की ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है. रीजन बीइंग, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो टॉपर्स को टॉपर्स बनाते हैं. यस, देखिए मेरे अकॉर्डिंग पढ़ता हर बच्चा है, रिविजन हर बच्चा करता है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हर बच्चा रखता है, बट स्टिल कुछ बच्चों को इतने मार्क्स मिलते हैं आउट ऑफ 80 तो कुछ बच्चे पूरे के पूरे मार्क्स ले जाते हैं. व्हाट डू यू थिंक, ऐसा डिफरेंस आता क्यों है? मैक्सिमम टाइम थियोरी एग्जामिनेशन में ये डिफरेंस आता है आंसर प्रेजेंटेशन में. इन बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आती है लेकिन आंसर को कैसे प्रेजेंट किया जाए वो नहीं आता है, जबकि ये वाले बच्चे इस चीज में प्रो होते हैं. तो आज मैं इन बच्चों के कुछ सीक्रेट्स और इन बच्चों के कुछ मिस्टेक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूं, सो दैट आप अपने पेपर में उन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखें और अपने आंसर की प्रेजेंटेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से करें. बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होने वाली है वीडियो, क्योंकि सिर्फ 10 टिप्स हैं आप लोगों के लिए जो वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. तो डायरेक्टली मूव करते हैं हमारी टिप नंबर 1 के. चलिए देखिए, पहली टिप है क्वेश्चन पेपर पढ़ो पूरा. देखो, जैसे तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिलता है ना, आई हैव सीन बच्चे क्या करते हैं, मिला फर्स्ट क्वेश्चन रीड किया, चलो भैया लिखने बैठ जाओ. वो आपको नहीं करना है. जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, पहला काम आपका ये होना चाहिए कि मैं पूरा क्वेश्चन पेपर एक बार पढ़ लूं अच्छे से. ये मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि देखो, एक बार तुम्हें पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद ये समझ में आ जाएगा कौन से इजी नेचर के क्वेश्चंस आए हुए हैं, कौन से डिफिकल्ट नेचर के क्वेश्चंस आए हुए हैं, कौन से क्वेश्चंस तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से आते हैं जिनमें तुम्हारा कम टाइम लगेगा और कौन से क्वेश्चन में तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है. तो काइंड ऑफ तुम दिमाग में एक टाइम मैनेजमेंट कर लोगे कि यार मुझे इस क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना ताकि मैं ये बड़े वाले क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर सकूं. फर्स्ट थिंग, ये फायदा मिल गया. दूसरी चीज ये होती है कि जब भी आप क्वेश्चन पेपर रीड करते हैं, आप क्वेश्चंस पढ़ते हैं, और बिजनेस स्टडीज में क्योंकि हर एक आंसर में पॉइंटर्स होते हैं, तो ये पॉइंटर्स आपको लिखते लिखते बिल्कुल 3 घंटे तक याद नहीं रहेंगे. तो आपका क्या फर्ज बनता है, आपने क्वेश्चन रीड किया, आपको जो जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंटर याद आ रहा है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, जो वर्ड्स कीवर्ड्स, जो जार्गन्स याद आ रहे हैं, सारे के सारे आप स्क्रिबल कर लीजिए. स्क्रिबल करने का मतलब है कहीं पे रफली लिख लीजिए. कहां लिखेंगे? अब भैया क्वेश्चन पेपर पे लिखना तो अलाउड होता नहीं है, तो हम कहां लिखेंगे? हमारी आंसर शीट के लास्ट पेज पे हम ऊपर लिखेंगे रफ पेज, और यहां पे सारे पॉइंट स्क्रिबल कर देंगे. इससे क्या बेनिफिट होता है ना कि जब आप आंसर लिखते हुए जाते हैं लास्ट क्वेश्चन तक पहुंचते हैं, आपका दिमाग खाली हो चुका होता है. उस टाइम पे अगर ये स्क्रिबल किए हुए पॉइंट्स आपके पास होंगे ना, तो आप इजीली जल्दी अपना आंसर लिख लेंगे. वरना वहां पे बैठेंगे, सोचेंगे इसमें क्या पॉइंट मुझे याद था, क्या याद नहीं था, तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा. प्लस अभी आप फ्रेश आए हैं एग्जामिनेशन सेंटर में, तो सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में बिल्कुल ऐसे हैं क्योंकि आप अभी रिवाइज करके आए हो. तो उस टाइम पे आप ज्यादा प्रोडक्टिवली मतलब जो भी पॉइंटर्स होंगे उनको याद कर पाओगे. जबकि लिखने बैठोगे तो बहुत सारा लिखते वक्त आपका दिमाग उसमें एंगेज हो जाएगा, तो आपको वो पॉइंटर सारे दिमाग से निकल जाएंगे. तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर रीड करो, टाइम समझो कौन से क्वेश्चन पे कितना लगने वाला है, एंड एट द सेम टाइम जो पॉइंट जिस क्वेश्चन से याद आ रहे हैं उन्हें स्क्रिबल कर लो. कहां पे? लास्ट पेज पे, रफ पेज लिख के. ठीक है, फर्स्ट क्या 2 टिप हो गई एक साथ. नेक्स्ट है प्रिपेयर ड्राफ्ट. अगेन एक जो गलती मैंने बच्चों को करते हुए देखा है, क्वेश्चन रीड करेंगे, दिमाग में आंसर आया, लिखना शुरू कर देंगे. कभी नहीं करना ऐसा, क्योंकि उससे क्या होगा ना, तुम्हें क्वेश्चन का नॉन इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर पहले याद आ गया, यू विल राइट इट पहले ही, तो एग्जामिनर जो चेक कर रहा होगा उसको लगेगा यार इंपॉर्टेंट पॉइंट तो इसने पहले लिखा नहीं, पहले तो बकवास सा पॉइंट लिख दिया, चलो काटो इसके नंबर. वो आगे के पॉइंट्स पे उतना इंटेंसिटी से जाएगा ही नहीं. इसलिए कोई भी क्वेश्चन तुम रीड करते हो उसका सबसे पहले ड्राफ्ट तैयार करो अपने दिमाग में, क्योंकि इतना समय नहीं होगा कि तुम पेपर में वहां पे ड्राफ्ट तैयार कर रहे हो. अपने दिमाग में ड्राफ्ट तैयार करो कि इस आंसर में मुझे पहले कौन सा पॉइंट लिखना है, फिर कौन सा पॉइंट लिखना है, फिर कौन सा पॉइंट लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है. ऐसा ड्राफ्ट तुम्हारे दिमाग में तैयार हो गया, उसके बाद तुम लिखने बैठो. इससे क्या होता है, बेकार बकवास वाले पॉइंट्स तुम इनिशियल नहीं लिखते हो और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम सामने लिखते हो, सो दैट एग्जामिनर का डायरेक्टली उसके ऊपर ध्यान जाए. इसलिए ऑलवेज प्रिपेयर ड्राफ्ट बिफोर राइटिंग. ये बच्चे ना
ये तो मतलब कहीं मैंने देखा है टॉपर बच्चे भी नहीं करते हैं और तभी वो 4-5 3-3 नंबर से रह जाते हैं। अगर आपको वाकई में पूरे पूरे नंबर लाने ना थ्योरी में, तो ये वाला पॉइंट आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा। इसलिए ऑलवेज प्रिपेयर ड्राफ्ट बिफोर हैंड और उसके बाद आपकी आंसर राइटिंग होनी चाहिए। नाउ थर्ड पॉइंट है हमारा कि आंसर लिखे कैसा। क्या हमने ओवर द टाइम जितनी वोकैबुलरी सीखी है सब ठोक दे उसमें? तो उसका आंसर है नहीं। आपको अपना आंसर इतना सिंपल लैंग्वेज में लिखना है कि कोई 4th क्लास का बच्चा भी उसे पढ़े ना तो उसे लगे यार समझ में आ रही है बात यार। यू नेवर नो आपका पेपर किसके हाथ में जा रहा है चेक होने के लिए। यू नेवर नो उसकी वोकैबुलरी कैसी है। लेकिन बेसिक लैंग्वेज तो हर कोई रीड कर सकता है ना। इंडीड टीचर्स ही चेक करेंगे, बट हर टीचर वोकैबुलरी में उतना स्ट्रांग नहीं होता। लाइक मेरी एक दोस्त है, वो जब आंसर राइटिंग करती थी ना, नो डाउट उसकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग थी, उसके पास बहुत सारे वर्ड्स थे, लेकिन टीचर्स इंप्रेस ही नहीं होते थे उसके आंसर से, क्योंकि ऐसे लगता था जबरदस्ती उसने वर्ड्स फिट करने की कोशिश की है इन ऑर्डर टू टेल द अदर पर्सन कि मेरी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग है। नहीं करना है वो। हमें हमारी लैंग्वेज बहुत सिंपल रखनी है। टीचर कैसे सिखाता है तुम्हें कोई भी चीज? बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सिखाता है ना कि भैया 3rd क्लास का भी बच्चा उसको समझ में आ जाए। बस तुम्हें वही करना है। तुम्हें ये मेक श्योर करना है कि जो भी बंदा तुम्हारा आंसर रीड कर रहा है उसको तुम्हारा आंसर समझ में आना चाहिए। तो उसके लिए तुम क्या करोगे? सिंपल लैंग्वेज लिखोगे जितनी लिख पाओ। ये इसके इंस्पिरेशन ना तुम एनसीईआरटी से भी दे सकते हो। तुमने देखा होगा रेफरेंस बुक्स फिर भी एट टाइम समझ में नहीं आती, लेकिन एनसीईआरटी हर बच्चे को समझ में आ जाती है क्योंकि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा होता है। लेकिन सिंपल लैंग्वेज के साथ साथ कीवर्ड्स का तड़का लगाना जरूरी है। अगर सिर्फ सिंपल लैंग्वेज लिख दोगे, बिल्कुल प्लेन लैंग्वेज लिखोगे, कोई जार्गन लिखोगे, कोई टेक्निकल वर्ड नहीं लिखोगे, तो एग्जामिनर उतना ज्यादा इंप्रेस नहीं होगा। तो हमें पता होना चाहिए कि सिंपल लैंग्वेज के साथ साथ हमें एक बढ़िया वर्ड बीच में इंसर्ट करते रहना है पॉइंट पॉइंट पे, ताकि एग्जामिनर को लगे कि यार बच्चे ने बहुत बढ़िया लिखा है। अब ये कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं? थोड़े ठोस वर्ड्स होते हैं ना, या ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिनको कोटेशन मार्क्स के अंडर रखा जाता है, वो सारे होते हैं कीवर्ड्स। इनको तुम्हें बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्लेस करना है अपनी सिंपल लैंग्वेज में, और जहां तुम्हें लगे कि हाईलाइट किया जा सकता है, अंडरलाइन किया जा सकता है, वहां पे कर देना। तो आंसर राइटिंग का तरीका कैसा होना चाहिए? सिंपल लैंग्वेज अलॉन्ग विद कीवर्ड्स। नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट राइट नीटली। इसका क्या मतलब है? देखिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती है, बहुत ही कीड़े मकोड़े मारते हैं वो, और कई बार कुछ लोगों की हैंडराइटिंग तो समझने में पसीने छूट जाते हैं टीचर्स के। मतलब आई वॉज ऑल्सो लाइक समवट एवरेज स्टूडेंट इस चीज में। मेरी राइटिंग बहुत अच्छी या बहुत बेकार नहीं थी, लेकिन मेरे ओवर द इयर्स ऐसे स्टूडेंट्स रहे हैं जिनकी हैंडराइटिंग पढ़ते पढ़ते मेरा सर दर्द होने लग जाता है, क्योंकि एक एक वर्ड पे ऐसे फोकस डाल के पढ़ना पड़ता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली ये पॉइंट है कि बेटा देखो, पूरे पेपर में तुम जो मर्जी करो, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन लिखना, क्योंकि वो तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन है। वो बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो तुम्हें एग्जामिनर पे बढ़िया इंप्रेशन छोड़ना है। तो तुम्हारा फर्स्ट जो पेज होगा या फर्स्ट जो आंसर है पूरा का पूरा, वो बहुत ही बेहतरीन हैंडराइटिंग में आराम से लिखना, ताकि सामने वाले को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। उसके बाद तो एग्जामिनर भी थोड़े फास्ट वे में रीड करता, तो वो भी लेट गो कर देगा उस चीज को कि तुम्हारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है। लेकिन फर्स्ट पेज पे कोई वो नहीं है कॉम्प्रोमाइज करना कि अच्छी हैंडराइटिंग ही लिखनी है। फर्स्ट पेज पे अगर तुम ऐसे कार्टून ऐसे बना दोगे ना कीड़े मकोड़े से, एग्जामिनर स्टार्टिंग में ही इरिटेट हो जाएगा, और उसके बाद वो क्वालिटी ऑफ आपका आंसर चेक नहीं करेगा। ही विल फोकस मोर ऑन द हैंडराइटिंग। वो चीज नहीं करनी है। बाकी कैसे मर्जी लिखो, ऐसे तो मेरा कहना रहेगा, कोशिश करना बाकी क्वेश्चंस भी तुम अच्छे से लिखो, बढ़िया हैंडराइटिंग में लिखो, लेकिन फर्स्ट वाला तो बहुत नीटली लिखना। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन। अगर तुम्हारे पास डिफरेंस बिटवीन का क्वेश्चन आता है, जो कि आएगा ही आएगा, एक आधा तो आएगा ही आएगा, तो उसमें कोशिश करना तुम टैबुलर फॉर्म में अपने आंसर की प्रेजेंटेशन करो। और टैबुलर फॉर्म में भी ऐसा नहीं है कि 2 पॉइंट्स बना दिए कि 2 का आंसर लिखना था, फर्स्ट से सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का डिफरेंस लिखना था तो 2 वो बना दिए टेबल्स। नहीं, हम 3 बनाएंगे रोज एंड कॉलम्स। इसमें हम लिखेंगे बेसिस, मतलब हम दोनों को किन किन ग्राउंड्स में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ऐसे क्या होगा, टेबल बना के तुम्हें पूरे सेंटेंसेस नहीं लिखने पड़ेंगे, तुम्हारे टाइम की बचत होगी, तुम्हारा कम टाइम लगेगा। और थियोरी एग्जामिनेशन में एवरीबडी अंडरस्टैंड्स टाइम की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि मैक्सिमम मेरे जितने बच्चे हैं
लॉ वाले बोल लो या बिजनेस स्टडीज वाले बोल लो, वो हमेशा यही रोते हुए आते हैं कि मैम आता पेपर पूरा था लेकिन टाइम की कमी की वजह से पूरा पेपर कर नहीं पाए। इसलिए जहां पे टाइम सेव हो पा रहा है वहां पे हम टाइम सेव करेंगे। डिफरेंस बिटवीन अगर हम टैबुलर फॉर्म में लिखते हैं तो हमारा बहुत हद तक टाइम सेव होता है। विद दैट ये बहुत अच्छा तरीका भी होता है अपने आंसर को प्रेजेंट करने का। डिफरेंस बिटवीन में अगर कोई इंसान ऐसे पढ़ेगा ना तो फटफट देखता जाएगा कि हाँ इसको इतने सारे पॉइंट्स पता है, चलो पूरे मार्क्स दे दो। जबकि वो पैराग्राफ में रीड करेगा तो पहले उसे सेंट्रलाइजेशन का पैराग्राफ रीड करना पड़ेगा, फिर डिसेंट्रलाइजेशन का पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। तो हो सकता है वो यहां से शुरू करे अपने कंसंट्रेशन के साथ, ये यहां तक आते आते उसकी कंसंट्रेशन लैक हो जाए। तो वो चीज मत करो, टेबल बनाओ, अपना काम भी बचाओ, मतलब अपना एफर्ट भी बचाओ और सामने वाले के लिए भी थोड़ा वो बना दो, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोसेस। अगर प्रोसेस वाले क्वेश्चन आते हैं, विच इज अगेन आएगा ही आएगा, हर चैप्टर में कोई ना कोई प्रोसेस छुपा हुआ है फर्स्ट बुक की, तो वहां से कोई ना कोई क्वेश्चन तो पक्का आएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए फ्लो चार्ट के रूप में कि पहले ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है। अब तुम इसे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं भी नीचे एक्सप्लेन करोगे ना तब भी तुम्हारा काम चल जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर को समझ में आ गया कि तुम्हें पूरी प्रोसेस पता है। उसका मेन मकसद क्या है तुम्हें क्वेश्चन देने का, ये जानने के लिए कि भैया तुम्हें पूरी कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं पता है। अगर तुमने ये बना दिया ना तो वो आगे का उतने ध्यान से रीड भी नहीं करेगा, वो समझेगा बच्चे को पता है, चलो मार्क्स दो। तो प्रोसेस वाले क्वेश्चन में फ्लो चार्ट बनाना है हमें। इवन पॉइंटर्स वाले उसमें भी, जहां पे जैसे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं वहां पे भी आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं, ऐसे वाला, ठीक है। तो जहां जहां पॉसिबल हो फ्लो चार्ट बनाओ और अगेन अपना टाइम एफर्ट सेव करो। नेक्स्ट पॉइंट, केस स्टडीज। वैसे तो केस स्टडीज कैसे सॉल्व करनी है और कौन कौन सी मिस्टेक्स केस स्टडी सॉल्व करने पे नहीं करनी है, उस पे मैं अलग से वीडियो बनाने वाली हूं जो कि इसके बाद ही रिलीज होगा। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको बताऊं, केस स्टडी में जिस पॉइंट का बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है कि पूरी केस स्टडी बहुत अच्छे से रीड करनी है। मैंने बच्चों को देखा है वो केस स्टडी रीड करते करते ना आधे लाइनें ऐसे खा जाते हैं, और केस स्टडी में समटाइम्स हर एक लाइन से क्वेश्चन आ सकता है या हर एक लाइन से आपका आंसर बन सकता है और आपका आंसर चेंज भी हो सकता है। इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक केस स्टडी पढ़ना है और टू द पॉइंट अपनी एक्सप्लेनेशन रखनी है। ऐसा नहीं है कि तुम कथा लिखने लग जाओ, नहीं, वो पूछना नहीं चाहते तुमसे कथा, वो केस स्टडी देके बस तुम्हारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी समझना चाहते हैं। जो तुम वन वर्ड आंसर्स भी दोगे तो भी काम चल जाएगा, मतलब ऑब्वियसली ध्यान रख लेना मार्क्स कितने हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए, हाईलाइट। जहां लगे तुमने बहुत ही बेहतरीन वर्ड लिखा है, जहां लगे तुम्हें कि एग्जामिनर का ध्यान इस वर्ड पे पड़ना चाहिए, कि उसे पता है मुझे ये पॉइंट पता है, तो वहां पे तुम उसे क्या करोगे, हाईलाइट कर दोगे। अब हाईलाइटर तो लेके जा नहीं सकते तुम एग्जामिनेशन हॉल में, तो तुम क्या करोगे, इधर पेंसिल या पेन से अंडरलाइन कर देना, सामने वाला समझ जाएगा। पॉइंटर है तो ऐसे बॉक्स बना देना, ठीक है, एग्जामिनर समझ जाएगा। कोई ऐसे चलते फिरते कोई पॉइंट, मतलब कोई वर्ड ऐसा है जो अच्छा लग रहा है, उस पर ऐसे डबल से ऐसी लाइनें लगा देना। किसी भी वैसे एग्जामिनर का ध्यान उस वर्ड पे चला जाए, बस तुम्हें ये मेक श्योर करना है, उसके लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। बट ऐसे मत कर देना, वर्ड लिखा हुआ है, फॉर से पायल, पायल क्यों लिखूं, पेड़ लिखा हुआ है, ठीक है, और तुम उसे ऐसे कर रहे हो कि भैया ध्यान दिलवा रहा हूं, मैं तो ध्यान दिलवा रहा हूँ, ये काटना हो गया, ध्यान दिलवाना नहीं हुआ। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई कर लेना ना। तो हाईलाइट कर दोगे तुम अपने जार्गन्स और कीवर्ड्स को। फिर है वर्ड लिमिट का ध्यान रखना, भावुक नहीं होना है कि भैया इसमें तो मुझे इतना सारा आता है, मैं तो सब लिख दूंगा। पूछा है क्या, जितना पूछा है सिर्फ उतना लिखो, अपनी तरफ से कुछ भी पॉइंट्स ऐड करने की जरूरत नहीं है जबरदस्ती। अगर 10 वर्ड का तो नहीं बोलते, 50 वर्ड्स का बोल देते हैं, 100 वर्ड्स का बोल देते हैं, तो भैया अपने आंसर को उतने वर्ड से ही स्ट्रिक्ट रखना। अब यहाँ पे क्या तुम बैठ के वहां पे कैलकुलेट करोगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे हुआ, नहीं। तुम अपनी आंसर राइटिंग जैसे यूजुअली होती है, तुमने प्रैक्टिस की होगी, उसमें 100 वर्ड्स कितने पैराग्राफ में आ जाते हैं, वहां से थोड़ा सा अजम्पशन लोगे और बस उसी को यहाँ पे अप्लाई करोगे, उसी ऑब्जर्वेशन को। यहाँ पे तुम बैठ के गिनोगे नहीं 1 2 3 4, नहीं ये 10 वर्ड एक्स्ट्रा हो गए, काटो इसको, ऐसा नहीं करना। और कभी 5-10 वर्ड एक्स्ट्रा हो भी जाते हैं, 5-10 वर्ड चल जाते हैं एक्स्ट्रा, उसके बियॉन्ड एक्स्ट्रा हो रहे हैं तो जबरदस्ती काटना मत, उसे गंदा मत दिखाना। प्रेजेंटेशन में हमेशा में ये ध्यान रखना चाहिए, कटा पिटा नहीं दिखना चाहिए। मेरे पास जब शीट्स आती है ना चेक होने के लिए और उसमें कटा पिटा होता है ना कुछ में, मैं इरिटेट हो जाती हूँ, मुझे गुस्सा आ जाता है, और किसी को भी आएगा। क्योटिक चीजें देखना किसी को पसंद होता है क्या, नहीं होता। इससे वर्ड लिमिट का ध्यान रखना और काटा पिटी मत करना।
रीड योर आंसर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। बच्चे ना आंसर लिखने के बाद उसे चेक ही नहीं करते हैं कि हमने लिखा क्या है, हमने किस तरह से इस क्वेश्चन में परफॉर्म किया है, ठीक है। तो ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बता दी, अभी रिसेंटली ना मेरे सीए फाउंडेशन बैच में एक लड़की थी, हु वाज वेरी इंटेलिजेंट। क्लास में शी यूज्ड टू बी लाइक मैम मैम मैम, मैं बताती हूँ, लेकिन उसका पता लिखने का तरीका क्या था। फर्स्ट से हमें लिखना है पायल मैम इज अ गुड टीचर, पायल मैम गुड, एज भूल गई, टीचर भूल गई, पता ही नहीं है। सेंटेंस पता है, मतलब आपको पढ़ के लगेगा कि इसको पूरा सेंटेंस पता है, लेकिन कुछ वर्ड्स वो बीच में से खा जाती है, याद ही नहीं रहता उसको, पता नहीं कितनी भूखी है वो। और ऐसे भूखे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, लिखते लिखते कुछ वर्ड्स छोड़ देंगे। ये ना एक्चुअली ह्यूमन नेचर की ही प्रॉब्लम है कि हम लिखते लिखते कभी कभी भावुक हो जाते हैं और पूरा पूरा नहीं लिखते एक आधा वर्ड, और हमें पढ़ते वक्त समझ में नहीं आता, तो उसको आराम आराम से पढ़ो। बट ये करने के लिए ना तुम्हें अपना पेपर टाइमली फिनिश करना पड़ेगा। तुम्हें एक्स्ट्रा 10-15 मिनट लास्ट में रखने पड़ेंगे पेपर के लिए, सो दैट तुम रीड कर पाओ अपने आंसर को, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये थे कुछ पॉइंटर्स जिनका आपको ध्यान रखना। मैं एक बार रिवाइज करा दूं आपको सारे पॉइंटर्स कौन कौन से हैं। एंड आई वांट मेरा कोई भी स्टूडेंट इनमें से कोई भी गलती नहीं करके आए। क्वेश्चन पेपर सबसे पहले मिलते ही क्या करना है, 15 मिनट का समय लेके पूरा रीड करना है। जो पॉइंट्स याद आ रहे हैं स्क्रिबल करने हैं लास्ट पेज पे, रफ पेज लिख के। क्वेश्चन पेपर पे कुछ मत लिखना, ठीक है। सेकंड, ड्राफ्ट तैयार करना है अपने दिमाग में, फटाफट करना है, और ये बिल्कुल सेकंड्स में, और उसका आंसर फिर लिखना शुरू करना है। सिंपल लैंग्वेज रखनी है, बीच में कीवर्ड्स का तड़का लगाना है। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत नीटली लिखना है, लिखना तो पूरा ही पेपर नीटली है, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फोकस डालना है। डिफरेंस बिटवीन वाले क्वेश्चंस इस तरह से सॉल्व होंगे, प्रोसेस वाले क्वेश्चंस इस तरह से प्रेजेंट किए जाएंगे। केस स्टडीज में पूरा केस स्टडी पढ़ना है और उसके बाद एनालाइज करके उसका आंसर लिखना है। हाईलाइट जहां पे लगे किसी भी वर्ड को करना है बिल्कुल अच्छे तरीके से करेंगे। वर्ड लिमिट का बिल्कुल ध्यान रखना है, एंड लास्ट में टाइम सेव करते हुए अपने पूरे आंसर को चेक करना है। तो ये थे कुछ पॉइंट जिनका ध्यान आप रखेंगे तो आप भी 80 में से 80 ला सकते हैं। थियोरी एग्जामिनेशन में पूरे मार्क्स लाना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, और बिजनेस स्टडीज बीइंग सच अ सिंपल सब्जेक्ट आप आराम से ऐसे मार्क्स ला सकते हैं। तो सब बच्चे इन पॉइंटर्स का ध्यान रखेंगे। बाकी अब हम पेपर के बाद मिलेंगे आगे की चीजों के लिए, ठीक है। फिलहाल आई एम एक्सपेक्टिंग सबकी प्रेपरेशन बहुत अच्छी चल रही है या ऑलमोस्ट हो गई है। रिविजन होगी लास्ट मिनट वाली अभी तो। सो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छे से परफॉर्म करना और बहुत बेहतरीन आंसर्स लिख के आना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।